अब आप लोग को इंग्लिश नहीं आएगी तो किसको इंग्लिश आएगी। मतलब संडे को शाम में सारे लोग मस्ती करते हैं और आप लोग यहाँ आए हैं क्लास करने के लिए। अब इतना अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए तो इंग्लिश को आसान होना ही पड़ेगा। जब कोई इतना डेडिकेशन देगा, समय देगा, तो क्या होना है, इंग्लिश को आसान होना ही होगा, राइट। तो या फिर आज आज हम लोग कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और आप लोग के मन में अगर कोई सवाल रहे ना, वो भी आज पूछ सकते हैं। ठीक है। आप लोग अपने तरफ से कोई मन में सवाल रहे, कोई 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 बात जो ग्रामर स्पोकन इंग्लिश क्लास में मान लो मैंने डिस्कस ना किया हो, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। हम ना एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए कि गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग। मैम, गुड इवनिंग। तो बात करते हैं आज का क्लास रहेगा आर्टिकल्स द के बारे में। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल्स कहाँ यूज करते हैं, और आज कोशिश करेंगे इस बात पे ज्यादा ध्यान दें कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल द बोलते हैं उसको। एक सेकेंड। हेलो, याद गुड रख। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कभी कभी आर्टिकल्स का टेंस से भी लेना देना हो जाता है। अगर आर्टिकल की समझ अच्छी हो तो टेंस थोड़ा ज्यादा सही यूज कर पाते हैं हम लोग। हमारे एक्यूरेसी ज्यादा होती है हमारी इंग्लिश में। मैं क्या बोल रहा होता हूँ, जैसे ज्यादातर पास्ट टेंस में, अगर पास्ट टेंस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे पता है कि आपने कल रात फिल्म देखी, मैं आपसे पूछूंगा कैसी लगी फिल्म। ठीक है। तो यहाँ देखिए आर्टिकल की चीज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ठीक है कि आप फोकस करोगे पास्ट टेंस पे, डिड यू, लेकिन डिड यू के बाद आप क्या बोलोगे, डिड यू लाइक द फिल्म। इवनिंग सर। पंखुड़ी, you're wearing such a colorful piece of clothing today. What is it? Actually, it's a jumper. Yeah, Oh, sweater. it's woolen. It's woolen. Oh, okay. Yeah, it's woolen. I wonder it's colorful. Okay. And so Hmm. you are today with all this. Okay. I'm wearing it, right? I feel like on my Yeah. forehead. Yeah. I was in Rajgir and friends were doing this. मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं, फोटो अच्छा आएगा। तो यस। तो या जैसे आपको पता है कि आपके दोस्त ने एक फिल्म देखी कल रात, और आप सुबह उससे पूछ रहे कैसे लगी फिल्म। ठीक है। देखिए यहाँ आर्टिकल द का यूज हो गया, हालांकि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका द होना यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। डिड यू लाइक द फिल्म। आप ये द के बगैर कैसे बोल पाएंगे इस बात को, है ना, डिड यू लाइक द फिल्म। तो हालांकि आप टेंस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स का रोल होता है। आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, आर्टिकल्स हर जगह आते ही आते हैं। और कुछ जगहों पे आर्टिकल छोड़ देने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ जगहों पे फर्क ज्यादा पड़ जाता है। चलिए कुछ रूल्स की बात करते हैं आर्टिकल्स के मामले में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ यूज करना है आर्टिकल द। आज हम लोग देखेंगे कहाँ ओमिट कर देना है, यानी आर्टिकल द नहीं यूज होना चाहिए, उसको ड्रॉप कर देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग हमेशा बिकॉज और ड्यू टू बहुत कॉमन है, सब लोग ड्यू टू खूब करते हैं बिकॉज बोलने की जगह। और ये थोड़ा फॉर्मल है ड्यू टू बोलना। ठीक है। तो बहुत लोग यूज करते हैं इसको, लेकिन क्या वो सही से यूज कर रहे हैं। आप लोग ने सुना होगा ड्यू टू। Hello, यस। sir. कैसी हैं।
तो ये थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। आप लोग ड्यू टू बोलते हैं ना बहुत ज्यादा। बताइए ड्यू टू बिकॉज के जगह बोल सकते हैं, ऐसा लगता होगा जहां पर बिकॉज बोलते हैं वहां ड्यू टू बोल सकते हैं। जैसे आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज सिक। तो कुछ लोग क्या बोल देते हैं, आई वॉज एबसेंट ड्यू टू आई वॉज सिक। ठीक है, क्या ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग? बिकॉज की जगह ड्यू टू लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते। दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। जहां बिकॉज आता है वहां ड्यू टू नहीं आ सकता, जहां ड्यू टू आता है वहां बिकॉज नहीं आ सकता। हाँ, ड्यू टू बिकॉज ऑफ के जगह आ सकता है। बिकॉज और बिकॉज ऑफ एक नहीं होते। बिकॉज, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को ड्यू टू बोलते हुए, तो मैंने इस बात को छेड़ दिया यहाँ पे। मेरे पिछले, मैं तो देख रहा हूँ, मैं ये क्लास बेसिकली उन लोगों के लिए जो मेरे क्लासेस कर रहे हैं ना, और उनको थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, चलिए भाई एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए, हिंदी में ही कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी एक स्टूडेंट है संयोगिता मैम, वो ड्यू टू बहुत यूज करती हैं क्योंकि ड्यू टू फॉर्मल है। ठीक है, तो ड्यू टू यूज करना पड़ता है फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उसके यूज करने का तरीका अलग होता है, तो समझाता हूँ क्या है। गुड इवनिंग सर। हेलो रवि, गुड इवनिंग। तो पहले, सबसे पहले बात करते हैं बिकॉज की। बिकॉज के बाद आप हमेशा एक सब्जेक्ट वर्ब बोलते हो, जैसे आई वॉज एबसेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज सिक। आई वॉज एबसेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज, इवनिंग सर। गिव मी अ सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए। किसी का कॉल आ रहा था। हेलो दिलशाद। हेलो दिलशाद, गुड आफ्टरनून। शम्स, हाँ बेटा बोलो, बोलना। वही लिंक बेटा, इट्स द सेम लिंक। ओके, आई एम शेयरिंग। शैल आई पुट यू इन द ग्रुप 3:30 ग्रुप? 3:30 में डाल दूं? 3:30 में डाल दूं? ओके, डाल देता हूँ। ओके, सी या। नहीं। ले आ रहा है। आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज सिक। बिकॉज के बाद क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट The वर्ब। word, yeah. सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ड। हाँ, आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज सिक। आई इम्प्रूव्ड माई गुड इंग्लिश। इवनिंग सर। हेलो जाफरी। आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश बिकॉज आई गुड वर्कड इवनिंग सर। हार्ड फॉर इट। बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट। तो बिकॉज के बाद सब्जेक्ट वर्ब बोलते हैं, है ना? आप लोग एक दो एग्जांपल्स बोल के अपने आप को कंफर्म कर लो कि बिकॉज के बाद हमेशा आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बोलोगे बिकॉज के बाद। करके देख लो, एक दो सेंटेंस बोल के देख लो। मैं अच्छा दिख रहा हूं क्योंकि मैंने मेकअप किया है। आई एम लुकिंग गुड बिकॉज आई हैव पुट ऑन मेकअप। I'm Because here I because wear I want makeup. to improve my English. बिकॉज आई एम वेयरिंग I'm wearing makeup. ये। Uh, Today I'm you feeling sleepy started because I am tired. हाँ, तो बिकॉज के बाद आप हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब डालते हो, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब, है ना, हमेशा। इसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में क्लॉज कर बोलते हैं, क्लॉज यूज होता है। ठीक है, इससे ये भी बोल सकते हैं एक शब्द आगे बढ़ के कि बिकॉज एक कंजंक्शन है जो दो क्लॉजेस को लिंक कर देता है। ठीक है, जैसे ही इज एब्सेंट, yes. ही इज सिक। ही इज एब्सेंट, ही इज सिक, दोनों को लिंक करिए बिकॉज से। He is absent because he is sick. because he was sick. ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज सिक, है ना, प्रेजेंट में बोल रहे Because हैं। he Uh, was भी yes, बोल सकते हैं, yes. डजेंट मैटर। अच्छा। पॉइंट ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम होता है लिंक करना, तो दो क्लॉजेस को लिंक कर देता लिंक है। करना। ठीक है,
एक क्लॉज है आई एम एब्सेंट, Yes, sir. दूसरा क्लॉज है आई एम सिक। तो आई एम एब्सेंट बिकॉज आई एम सिक, कनेक्ट हो गया है ना। अब बात करते हैं बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ, बिकॉज नहीं, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ जो है वो सब्जेक्ट वर्ब नहीं यूज कर पाओगे आप। आई Good evening, इम्प्रूव। sir. हेलो संयुक्ता मैम, मैं आपकी की परेशानी को सबसे ज्यादा एड्रेस कर रहा हूँ यार, जबकि आप नहीं थी यहाँ पे। आप आ गई लगता है, बाजार से हाँ, आ रही yes, हैं। या आई कैन सी yes, योर मेकअप, आई कैन सी एवरीथिंग। चलिए आ गई आप yes. टाइम पे। चलिए बात करते हैं। तो बिकॉज, बिकॉज तो हम लोग बोलते हैं संयुक्ता मैम इज लेट बिकॉज Yes, शी, sir. बिकॉज शी वॉज आउट, बिकॉज शी वॉज God आउट शॉपिंग, is है ना। right. तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब बिकॉज ऑफ कहाँ बोलते हैं? बिकॉज ऑफ के बाद एक नाउन बोलते हो आप अक्सर। जैसे आप बोलोगे I'm feeling cold because of wine. बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द विंड। Because आई of the wind. कोल्ड I बिकॉज was ऑफ द विंड। late because of the traffic. ये आई एम लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। बिकॉज ऑफ के बाद नाउन बोलते हैं, राइट। आई एम लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो बिकॉज आई एम अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, किसी और पे ब्लेम डालना हो तो आई एम अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ यू। You. ठीक है, बात समझ में आई, आपकी वजह से। तो ये बिकॉज ऑफ है। आप बात करते हैं ड्यू टू की। बिकॉज और बिकॉज ऑफ क्लियर है ना। Hmm. Yes, sir. तो अब बात करेंगे हम लोग ड्यू की। ड्यू टू, ड्यू टू जब बोलना होगा तो स्ट्रक्चर सेंटेंस का बहुत लिमिटेड होना चाहिए, खास तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं बताऊं, ड्यू टू के पहले भी एक नाउन होना चाहिए और ड्यू टू के बाद भी एक नाउन होना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं। ड्यू एक एडजेक्टिव है। ड्यू क्या है? एक Adjective. एडजेक्टिव है। जब कोई एडजेक्टिव को आप यूज करते हो तो कैसे बोलते हो? चलो लेते हैं एक एडजेक्टिव लेते हैं, नाइस। तो आप बोलते हो पंखुड़ी इज नाइस। आप बोलते हो यास्मीन मैम इज नाइस। ठीक है, आप बोलते हो योर बिहेवियर इज नाइस। तो समथिंग इज नाइस, ऐसे एडजेक्टिव यूज करते हैं ना इस तरह से। यही पैटर्न है ना। Hmm. योर क्लोथ्स आर ब्यूटिफुल। तो ड्यू भी एक एडजेक्टिव है, इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा माई एब्सेंस इज ड्यू। देखो बन गया, माई एब्सेंस इज ड्यू एक एडजेक्टिव है दोस्तों ये। माई एब्सेंस इज ड्यू टू माई Due सिकनेस। to. माई एब्सेंस इज ड्यू टू माई सिकनेस। माई एब्सेंस इज ड्यू टू माई सिकनेस। Due to my. ये फॉर्मल है, बहुत फॉर्मल है। उसी को आप दूसरे तरीके से बोलते हैं, आई एम एब्सेंट बिकॉज आई एम सिक। आप इसको पास्ट टेंस में बोलिए, माई एब्सेंस वॉज ड्यू टू माई सिकनेस। माई एब्सेंट वॉज ड्यू टू माई सिकनेस। Due to my. तो ड्यू टू बिल्कुल मत लगाइए जहां बिकॉज आप सोचते हो, बिल्कुल मत लगाइए। बिकॉज आप बोलते हो क्लॉज के बाद बोलते बोलते हो माई इंग्लिश इज बेटर बिकॉज आई वर्क हार्ड। ओके, ऐसे बोलते हो ना, माई इंग्लिश इज बेटर Yes. बिकॉज आई वर्क हार्ड। कोई परेशान नहीं होगा इस सेंटेंस में, सब लोग समझते हैं इस सेंटेंस को। अब ड्यू टू अगर बोलना है, आप नहीं बोल सकते माई इंग्लिश इज बेटर ड्यू टू, नहीं बोल सकते ऐसे, क्योंकि ड्यू एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ही अलग होगा। आप बोलेंगे द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश इज ड्यू टू माई हार्ड वर्क। देखना, दो नाउन्स हैं, एक ड्यू के पहले और एक ड्यू के बाद। ठीक है, द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश। बोलो, इम्प्रूवमेंट एक नाउन है ना। MENT वाले Yes, वर्ड्स sir. क्या होते हैं? The ज्यादातर improvement. नाउन्स होते हैं ना। Noun. इम्प्रूवमेंट, टेम्परामेंट, और भी जितना मेंट लाना है लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो सेटलमेंट, ठीक है, Investment. राइट। Requirement. रिक्वायरमेंट, वर्ब में MENT लगा के उसका नाउन बना देते हैं ना Invest. दोस्त। वर्ब में MENT Investment. लगा के उसको नाउन बना Investment. देते हैं।
तो मैंने कहा द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश इज ड्यू टू माई हार्ड वर्क। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये ड्यू क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के जैसा यूज हुआ कि नहीं हुआ? माई द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश इज ड्यू टू माई हार्ड वर्क। देखें, मुझे परेशानी होती है जब मैं उम्मीद से करता हूं स्टूडेंट से कुछ चीजों की गौर करने की, और उसको गौर करके अपने दिमाग को बताने की, और इतना प्रैक्टिस करें कि वो गलत ना हो। समीर ने लिखा है माई नेटवर्क वर्किंग नॉट प्रॉपरली। तो मैं ये गलती नहीं एक्सपेक्ट करता हूं अपने किसी स्टूडेंट से, एलिमेंट्री वाले से भी नहीं एक्सपेक्ट करता हूं, एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। क्यों भाई? जब आप बोलते हो राम इज लाफिंग, तो वहां से आप क्यों नहीं सीख लेते? My network is not working properly. यही मेरा पॉइंट ये है कि सब लोग यहाँ एक सेंटेंस बोलते हैं राम इज लाफिंग, सबको आता है ना बोलना। Yes, sir. फर्स्ट डे जो लोग मेरे क्लास में आते हैं वो कहते हैं राम इज लाफिंग। Hmm. फर्स्ट डे जो आते हैं मेरे क्लास में वो भी बोलते हैं राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है। तो इज और लाफिंग दोनों बोला ना राम के अलावे। तो मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो बोलना पड़ेगा ना माई नेटवर्क इजंट वर्किंग। Isn't working. Is यही मैं उम्मीद करता हूं। अब गलत है कि सही है, उम्मीद है आप डिसाइड करें। मैं बस इतना उम्मीद करता हूं। अगर आपको ये नहीं पता है कि राम इज लाफिंग मतलब राम हंस रहा है, तब मैं आपको माफ कर सकता हूं। फिर मैं कहूंगा आपको पता है राम इज लाफिंग, फिर आप ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? ओके। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ाइए आप सब लोग, ताकि इजी एरर्स, जो इस तरह के सिली एरर्स हैं, वो ना हो। आपको पता है क्या होना चाहिए था सही, थोड़ा सा ध्यान लगाते तो। हाँ, बोलते समय स्लिप ऑफ टंग हो जाए, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो तो नेचुरल है। लेकिन लिखते समय आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, क्यों गलत करेंगे आप? इसका मतलब आपने पैटर्न गौर नहीं करा उतना अच्छे से जितना करना चाहिए था। तो सेंटेंस हो गया हमारा ड्यू टू। ड्यू टू आप लोग ड्यू टू यूज ही ना करें, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत दूसरे तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर ले जाना पड़ता है। आप लोग बोलिए कुछ, हम उसको कोशिश करते हैं फॉर्मल बनाने की। एक नाउन फॉर्म लाना पड़ेगा उसके पहले, जो आप बात बोल रहे हैं, ठीक है? इसलिए ड्यू टू को कम से कम यूज करिए बातचीत में, और ज्यादा यूज करिए किसको? बिकॉज को और बिकॉज ऑफ because को। बिकॉज because को और बिकॉज ऑफ को, क्योंकि आप बिकॉज और बिकॉज ऑफ दोनों आसानी से बोल सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। द वेदर इज कोल्ड बिकॉज इट रेन लास्ट नाइट। द वेदर इज कोल्ड नाउ बिकॉज इट रेन लास्ट it नाइट। rains last night. बात समझ? द वेदर इज कोल्ड, ये क्या है? एक सेंटेंस है। द वेदर इज कोल्ड एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है। अब इसके बाद आप लगाते हैं बिकॉज। द वेदर इज कोल्ड बिकॉज इट रेन लास्ट नाइट। मैं एक एक्सरसाइज भेज दूंगा, ठीक है? ये वीकली क्लास जो ग्रुप है ना, उसमें डाल दूंगा। बाकी आप लोग नहीं तो आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज जो मैंने अभी पढ़ाया ना अभी आपको, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, और उसके बाद ड्यू टू। ठीक है? मैं एक्सरसाइज Due भेजूंगा to जहां आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ यहाँ बिकॉज चाहिए, यहाँ बिकॉज ऑफ चाहिए, यहाँ ड्यू टू चाहिए। अब इसी बात को बोल रहे हैं, द वेदर इज कोल्ड बिकॉज इट रेन्ड लास्ट नाइट। अब यह क्या करना? बिकॉज ऑफ करिए। द वेदर इज कोल्ड बिकॉज ऑफ, Because of the Rain. rain. rain Rain. बिकॉज ऑफ द Last. रेन लास्ट rain नाइट, बिकॉज ऑफ the Because The of rain 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 last 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 night. 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 Okay, because of the rain, because of the rain। चलिए ठीक है। Okay. अब ड्यू टू लेते हैं। ड्यू टू कैसे लाएंगे? काफी चैलेंजिंग होगा आपके लिए। आप में से कई नहीं कर Due पाएंगे, और to मुझे कोई rain सरप्राइज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये आपके लेवल के लिए नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा द कोल्डनेस ऑफ द वेदर, क्योंकि coolness आपको of नाउन the बोलना weather पड़ेगा। The द वेदर इज coldness कोल्ड से आप जा of ही नहीं the सकते थे। द वेदर इज कोल्ड से आप बोल ही नहीं सकते थे। द वेदर इज कोल्ड ड्यू टू बोल ही नहीं सकते थे। ड्यू के पहले इज और वॉज होगा, आप समझ रहे हो ना? ड्यू के पहले क्या होगा दोस्तों? is इज is or और was. वॉज, been क्योंकि एडजेक्टिव के पहले इज और वॉज अक्सर होता है ना। अब बोले द हाँ कोल्डनेस ऑफ द वेदर इज The coolness of ड्यू the टू weather द is रेन due to लास्ट नाइट। rain द is कोल्डनेस last ऑफ द night. वेदर इज ड्यू टू द रेन। Due to Due the to the rain rain last night. गॉट Last इट? night. yes ओके, सो द कोल्डनेस ऑफ द वेदर
So you started classes late today because you went to the Rajgir. आई वेंट टू राजगीर, नॉट द राजगीर बेटा। Sorry, उमीश I उमीशन आने went वाले, उमीशन to पढ़ाने वाले भी Rajgir. हम, ठीक है। So how can we say this sentence in due, like using Okay, due to? the delay in the start of the class, the delay in the start of the class is due to Due my to my Rajgir visit और my visit to Rajgir। अब लगा कि नहीं लगा कि बहुत फॉर्मल हो गया, ऐसे बातचीत तो कोई नहीं करता। अब समझ में आया ड्यू टू आपको क्यों है, कहता हूं नहीं यूज करने के लिए। लोग ड्यू टू बोल रहे हैं लेकिन ड्यू टू के सेंटेंस में नहीं बोल रहे हैं जहां बोला जाना चाहिए। द डिले, देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि इसके लिए वोकैबुलरी भी तो होनी चाहिए कि कैसे ये आपको बोलना था कि आई स्टार्टेड द क्लास लेट। due to you visited Rajgir. नो नो, ड्यू टू के बाद यू विजिटेड नहीं बोल सकते। ड्यू टू के बाद एक नाउन बोलना है आपको। ड्यू टू के बाद क्या बोलना है? एक नाउन। यू No. विजिटेड सब्जेक्ट वर्ब है जाफरी। यू विजिटेड सब्जेक्ट, यू विजिटेड वर्ब, ये नहीं बोला जा सकता ड्यू टू के बाद। ड्यू टू के बाद ये नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं द डिले इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास is due to your visit to Rajgir, your visit to Rajgir। तो ये एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स नहीं हैंडल कर सकते, के पास इतना ज्ञान नहीं होता इंग्लिश का कि वो ये चीज खुद से फॉर्म कर पाए। ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे कुछ बातें बोली जा सकती हैं, कुछ बातें बोल सकते हैं, छोटी छोटी बातें बोल सकते हैं वो, बाकी ये नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे क्या इतना मुश्किल ऐसा सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे अपने दिमाग में? द डिले इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास इज ड्यू टू द टीचर्स विजिट टू राजगीर। ओके, द कैंसलेशन was due to something, heavy traffic, that the cancellation was due to heavy traffic। हो गया तो जो भी था वो कैंसिल हो गया हैवी ट्रैफिक की वजह से। जो भी था, अभी मैंने ये नहीं बताया कि किस चीज का कैंसिलेशन। तो आप चाहें तो इस बात को ध्यान रखें, चाहे आपकी मर्जी है ले चैलेंज, लेकिन याद रखिएगा रूल नंबर 1, ड्यू ड्यू एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके पहले इज और वॉज दिखेगा आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। ओके, मैंने कहा द डिले इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास वॉज और इज ड्यू टू, तो इज और वॉज ड्यू टू अक्सर मिलेगा आपको, ठीक है। और ड्यू टू के बाद एक नाउन होगा और वो इज के पहले भी एक नाउन ही होगा। ओके, ऑल द प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, ऑल द प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, ये नाउन है। आपको महसूस होता है दोस्तों? ये जो मैंने बोला ये पूरा का पूरा अपने आप में एक नाउन है, या नाउन फ्रेज इसको बोल सकते हो। पूरा का पूरा क्या है? एक नाउन है। मैंने क्या बोला दोस्तों? All the problems in your life. शम्स, फ्लाइट के स्पेलिंग चेंज करना। FLIGHT, फ्लाइट, FLIGHT। ओके शम्स, देखिए आप बोलिएगा द फ्लाइट वॉज डिलेड, द फ्लाइट वॉज डिलेड डैश। डैश में आपके पास 3 ऑप्शंस है, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। ओके, सोच के यूज करिएगा। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं ऑफ द टॉप ऑफ माय माइंड, मैं अभी अचानक से सोच रहा हूं, ये मेरे पास एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं सोच रहा हूं अभी एक ने लिखा है तो उससे थोड़ा सा हेल्प लेके बता देता हूं। मैंने क्या कहा? द फ्लाइट वॉज डिलेड, द फ्लाइट वॉज डिलेड डैश द बैड वेदर। The flight was delayed because of the bad weather. The flight was delayed dash the bad weather। Options are because of, and due to। because of सही आंसर है। The flight was delayed because of bad weather. the bad weather। The flight was late because the weather was bad. मैं एक और सेंटेंस लेके आता हूं। The flight was delayed blank space। okay, the flight was delayed, okay, blank space
The weather was bad. Because Flight was delayed because Delayed because the 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 weather weather was was bad. the weather was Bad. bad. Okay. और ये तीसरा ऑप्शन सुनिए. The delay of the flight, the delay of the flight was caused, सुनिएगा गौर से. Okay. The delay of the flight was caused, blank space, the bad weather. Because The delays of of bad weather. the due to flight the caused bad due to the तुमने due to कहा bad weather. पंकज, तुमने due to कहा. Yes, sir. नहीं, ड्यू टू का सेंटेंस नहीं था ये, क्योंकि तुम्हें मैंने नाउन नहीं Because दिया, एक क्लॉज दे दिया. द डिले ऑफ द फ्लाइट वाज कॉज्ड मैंने बोल दिया. अब इसके बाद ड्यू टू नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ड्यू टू के पहले इज वाज आना चाहिए. गौर करना. तो तुम्हारे पास क्लू था वहां पे, है ना. द डिले ऑफ द फ्लाइट वाज कॉज्ड, मैंने ये बोल दिया था, कहा था ना. द डिले ऑफ द फ्लाइट वाज कॉज्ड. ओके. because of the bad weather. यस एग्जैक्टली. मैंने सोचा कि तीसरे बार में ऐसा किसी को ना लगे कि तीसरे बार में तो ड्यू टू आएगा ही आएगा, तो बोल देते हैं ऐसा. मैंने अगर ऐसा सेंटेंस दिया होता तो कई लोग इस वजह से नहीं कि वो ड्यू टू समझते हैं, वो इसलिए भी सही हो जाते हैं कि उनको लगता है तीसरा तो अब ड्यू टू ही बचा है ना, तो चलो यही बोलते हैं. मैंने जानबूझ के इस पॉसिबिलिटी को खत्म करा. अभी देखिए सुनिएगा. द डिले ऑफ द फ्लाइट वॉज डैश द बैड वेदर. द डिले ऑफ because द of bad फ्लाइट Was वॉज to I was ड्यू टू. due to bad Bad weather. weather. हाँ. due to जाफरी ड्यू टू नहीं यूज कर पाएंगे आप लोग, मत कोशिश करिए, क्योंकि ड्यू टू के पहले इज और वॉज होना जरूरी है. जाफरी गौर करिएगा क्यों जरूरी रहेगा, क्योंकि ड्यू एक एडजेक्टिव है. आपने लिखा है द मैच वॉज डिलेड ड्यू टू. ओके. नहीं बोलिए ऐसा, मत बोलिए ऐसा. बोलिए द मैच वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ द रेन. ओके. द मैच वॉज डिलेड ये कोई नाउन नहीं है, ये एक क्लॉज है. हाँ के ना. द मैच वॉज डिलेड. समझ में आ रहा है दोस्तों. ये क्या है, एक क्लॉज है. ये क्लास एलिमेंट्री ग्रामर नहीं है, याद रखिएगा. मैं उन लोगों को ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस क्लास में जिनको कुछ समझ नहीं आते इंग्लिश के. ये सारे लड़के जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं, ये सब इंग्लिश को थोड़ा बहुत समझते हैं. लेकिन चूंकि मैं इंग्लिश बोल के इंग्लिश पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में, तो कभी कभी ग्रामर रूल्स उतने अच्छे से नहीं समझ में आते, कुछ रूल्स कुछ पॉइंट्स जितने अच्छे से हिंदी में समझ में आ सकते हैं. तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए उस क्लास को मैंने ये करा है, ये क्लास दिया आपको. ठीक है. कि वहां पर जो बातें मैं इंग्लिश बोल के समझाऊं और उतना पल्ले ना पड़े, क्योंकि मेरी भाषा इंग्लिश होगी. ठीक है. तो उसके लिए मैंने ये ऑप्शन रखा है खुला कि चलिए संडे को डिस्कस कर लेंगे कुछ चीजें हिंदी में, ताकि आसानी से समझ में आ जाए. तो इसकी वजह से बाकी फिर से बोलता हूं. द फ्लाइट वॉज डिलेड, द मैच वॉज कैंसल्ड. इसके बाद ड्यू टू नहीं आ सकता, इसके बाद ड्यू टू नहीं बोलना है. ठीक है. because of हाँ जी. Because of. ड्यू टू बोलना होता है जब ड्यू टू के पहले इज या वॉज होता है, तो क्योंकि आप समझे ना, इसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना है आपको. ड्यू क्या है, एक एडजेक्टिव है. ठीक है. हिज एब्सेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ. ओके. ओके. तो ड्यू टू बहुत फॉर्मल है, आप लोग उसको यूज ना करें. आपको क्या यूज करना चाहिए, बिकॉज और Because of. बिकॉज ऑफ. और उसमें आप गलतियां नहीं करेंगे. ड्यू टू को थोड़ा छोड़ के रखें जब तक आपकी समझ ना बन जाए वहां तक पहुंचने की. द रेजिग्नेशन ऑफ द मैनेजर द रेजिग्नेशन ऑफ द मैनेजर वॉज, आगे क्या आएगा, बिकॉज ऑफ ड्यू due टू. to ड्यू टू बिकॉज ऑफ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ड्यू टू हाँ पे. लेकिन due to भी बोल सकते हैं वॉज was ड्यू टू his personal problems. The resignation of the manager was due to his personal. Personal problem. Yeah. ठीक है. ये ड्यू टू के बारे में कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया. या ठीक है शम्स, सही हो, सही जा रहे हो.
तो जब वर्ड्स अरेंज करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे, तो ऐसे लोगों को कुछ रूल्स बताए जा सकते हैं और उन रूल्स को वो प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी वर्ड्स अरेंज करने में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए हमारा जो एलिमेंट्री कोर्स है, उससे बेहतर कोर्स उनको लाइफ में नहीं मिलेगा दोस्तों। चाहे वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन में मुश्किल होती है, जो वर्ड्स को साथ में नहीं रख पाते एक मीनिंगफुल तरीके से, उनके लिए हमारा एलिमेंट्री कोर्स इज द बेस्ट कोर्स। उसके अलावे जब वो एलिमेंट्री कोर्स कर लेंगे, तो उससे उनको इतनी सलाहियत आ जाएगी, उनकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। अब सेंटेंस फॉर्मेशन में यहाँ क्या करेक्शन होगा, वहां क्या करेक्शन होगा, उसके लिए अलग से वो ग्रामर क्लास इस तरह के कर सकते हैं और चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे शम्स का सेंटेंस देखकर खुशी हुई। शम्स एक ऐसा बच्चा है जो सेंटेंस फॉर्मेशन करने लायक है। अब थोड़ा उसको इस बात पे ध्यान देना है कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। तो आई वॉज सिक बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। बहुत अच्छा लिखा है शम्स, तुमने सही लिखा बेटा। बढ़े हम लोग आगे। बिकॉज ड्यू टू को क्या करना चाहिए हम लोग को, ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि आपको फॉर्मल साउंड करना है, एक नाउन चाहिए उसके पहले, ठीक है। और नाउन के बाद इज के साथ या वॉज के साथ या आर के साथ या वर के साथ, उसके बाद वो ड्यू आएगा एक एडजेक्टिव के तौर पे। और उसके बाद आप टू लिख करके फिर रीजन दे देते हैं, वजह वजह बता देते हैं। The strike is due to the accident in the factory. The strike is due to the accident in the factory. ठीक है। तो ड्यू टू को इस तरह से थोड़ा लिमिटेड तरीके से यूज करा जाता है, इसलिए ड्यू टू को आप छोड़ के आप बिकॉज और बिकॉज ऑफ के साथ रहिए, आप कंफर्टेबल रहेंगे। आगे बढ़े। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स द, यानी द कहाँ नहीं यूज करना है। इनके पहले द मत लगाया करिएगा दोस्तों, इन चीजों के पहले द मत लगाया करिएगा। चलिए देखते हैं। जगह के नाम के पहले द मत लगाया करिएगा दोस्तों, जगह के नाम के पहले द मत लगाया करिएगा, एक्सेप्ट एज शोन अबव। हम लोग ऊपर पढ़े थे कि कुछ जगहों के पहले द लगाते हैं, जैसे गौर करिएगा कुछ जगह है, जैसे प्लूरल जो होते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके, द फिलीपींस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, वहां हम लोग द लगाते हैं। कहाँ गया वो रूल, देखना। कुछ जगहों पे द लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। द मिडिल ईस्ट, ठीक है, द मिडिल ईस्ट। और आपने देखा द लगाते हैं द ईस्ट एंड इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द यूएसए, द यूके। लेकिन नॉर्मली जगहों के नाम के पहले आप द नहीं लगाते। तो द पटना, द राजगीर, द इंडिया नॉर्मली मत बोला करिए आप, ठीक है। जगहों के पहले द नहीं लगाते। जब जगह जो है, हम लोगों ने पढ़ा था ना द पंजाब, बताया था मैंने पिछले क्लास में। द Yes, sir. पंजाब, The Atlantic, और क्या बताया the जाफरी? New Zealand, the New Zealand, the Atlantic. द नेदरलैंड्स बताया था मैंने। जो प्लूरल नाउन्स होते हैं ना, Yeah, yeah. जो कंट्री के नाम प्लूरल होते हैं दोस्तों, उसमें द लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे नेदरलैंड्स, ठीक है, वो प्लूरल है, नेदरलैंड नहीं होता, नेदरलैंड्स होता है एस के साथ। फिलीपींस एस के साथ होता है, वो प्लूरल है। तो इसीलिए द फिलीपींस, द नेदरलैंड्स। अब बोलिए कि यूएसए तो प्लूरल नहीं है, तो यूनाइटेड वर्ड है ना उसमें, इससे पता चलता है ना कि वो ग्रुप है। इसीलिए उसको प्लूरल सा फील करके द यूएसए बोलते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के पहले आप द नहीं लगाते दोस्तों। इंग्लैंड इज इंग्लैंड, इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है। लेकिन द यूनाइटेड किंगडम एक ग्रुप है 4 कंट्रीज का, तो द यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो क्या रूल पढ़ा हम लोगों ने, क्या दिमाग में ले गए कि रूरल Arab Emirates. रूरल कंट्रीज में नाम जगहों के नाम के द पहले द लगाना है। नहीं लगाते, शहर के नाम के पहले, राज्यों के नाम के पहले द नहीं लगाते, अनलेस अनलेस कि वो नाम जो है प्लूरल का एहसास कराते हो हमें, तब हम लगा लेते हैं।
इसीलिए बिहार के पहले द नहीं लगाते, द बिहार नहीं बोलते। पंजाब में बोलते। ठीक है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, असम है, महाराष्ट्र है, लेकिन द पंजाब है। अब बोलेंगे ये क्या हो गया भाई? तो एक्चुअली आप शायद नहीं जानते हो, पंजाब एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पांच नदियां। ठीक है, पांच आब, पंज आब, पांच आब, आब मतलब पानी, तो नदी। ठीक है, इसीलिए द पंजाब बोलना पड़ता है, उसके मीनिंग की वजह से। गॉट इट? तो जो भी कंट्रीज, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे। मुझे भी अगर नहीं पता है कि ये कंट्री प्लूरल है तो मैं वहां द नहीं लगाऊंगा। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? ये एक सिंपल सा रूल है, किसी के भी साथ अप्लाई करना है कि अगर वो कंट्री का नाम प्लूरल या स्टेट का नाम वो प्लूरल का एहसास कराता है, जो नाम प्लूरल का एहसास कराते हैं तो हम वहां पर द लगाते हैं। ठीक है, और जो सिंगुलर होते हैं वहां नहीं लगाते। इतना सिंपल है। क्या आपको डाउट है इसमें कुछ? तो नो आप सर। बताइए, इंडिया को क्या नो बोला है, सर। इंडिया की द इंडिया? इंडिया। सिर्फ इंडिया, ओनली इंडिया। चाइना? ओनली इंडिया। चाइना। बस ठीक है, चाइना। बिल्कुल। चाइना। मिडिल ईस्ट, द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट। हाँ, ये कुछ है जिनको आप बोलते बोलते, मैं बताऊं, रूल से अच्छा तो सबसे अच्छा ये होगा यहाँ पे कुछ जगहों के बारे में कि आप क्या कर जाए उनको दिमाग में बैठा लें। देखिए यहाँ पे, The north of the state. ओके, देखिए, द वेस्ट, द वेस्ट विल नेवर अंडरस्टैंड द, कभी कभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये लाइन बोलते हैं द वेस्ट करके, वो रेफर करते हैं उन सारी कंट्रीज को जो यूरोप वगैरह की हैं। ठीक है, यूरोप अमेरिका की जो कंट्रीज हैं उनको द वेस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, द मिडिल ईस्ट। तो इस तरह से, लेकिन देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट जर्मनी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, द यूके, द यूएसए, इस तरह से। तो आप गौर करते रहिएगा, एक कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक। ओके, हम लोग द चेक रिपब्लिक, द चेक रिपब्लिक बोलते रहते हैं। तो आप गौर करते रहिए कौन कंट्री के नाम के पहले द आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ गिनती से हैं, ज्यादा नहीं है। वैसे कहने के लिए रूल यही है कि जो प्लूरल का एहसास कराते हैं उनके पहले हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ सर। ठीक। बिफोर सर, एब्स्ट्रैक्ट, हाँ रवि। जैसे कि अगर हम किसी कंट्री का नाम ले रहे हैं तो हम मतलब इंडिविजुअल सिर्फ कंट्री का नाम ले रहे हैं तो हम द कहीं पे पुट नहीं करेंगे किसी भी प्लेस पे। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस में बोलते हैं तो वहां भी नहीं करेंगे। जैसे जैसे कि आई लिव इन द इंडिया या इन द दिल्ली। तो आप मतलब पॉइंट ही नहीं समझे थे। जब ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि इन नामों के पहले द नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो सेंटेंस का नाम सेंटेंस में यूज हो रहा हो, चाहे ऐसे ही इंडिया। यूज हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन नामों के पहले द नहीं लगाना है। ठीक है सर, भाई, मैं समझ गया। मुझे ऐसे लगाना कि जैसे कि हम किसी कंट्री का नाम बोलते हैं वैसे ही। नहीं, आई लिव इन इंडिया बोलना है, आई लिव इन द इंडिया नहीं बोलना है। आई लिव इन राजगीर बोलना है, आई लिव इन द राजगीर नहीं बोलना है। आई लिव इन पटना बोलना है, आई लिव इन द पटना नहीं बोलना है। आई लिव इन दिल्ली बोलना है, आई लिव इन द दिल्ली नहीं बोलना है। आई लिव इन फरीदाबाद बोलना है, आई लिव इन द फरीदाबाद नहीं बोलना है। करेक्ट? ये सर, ये हम सर। आगे देखते हैं। और देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले ज्यादातर आप द नहीं लगाते बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस। नॉर्मली आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले द नहीं लगाते। जरा गौर करिएगा, मैन फियर डेथ, मैन फियर डेथ। ओके, इस सेंटेंस में डेथ वर्ड को देखिएगा। डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आता है दोस्तों? Yes, sir. एब्स्ट्रैक्ट नहीं नाउन, सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसकी Really? बॉडी है, बॉडी जो नहीं होता। जो दिमाग में एक आइडिया के तौर पे होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यस। जैसे आदमी जिंदा है, आदमी मर जाता है तो एक वर्ड यूज करते हैं, मृत्यु। ठीक है, ठीक है, मृत्यु। तो मृत्यु कौन सी चीज है भाई? छू सकते हो मृत्यु? देख सकते हो मृत्यु को? नहीं। ये एक आइडिया है कि अब आदमी जिंदा नहीं है तो उसकी मृत्यु हो गई है ना? तो डेथ एक नाउन है जिसका कोई बॉडी नहीं हो सकता। तो जिस नाउन का बॉडी नहीं होता उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसका बॉडी होता है उसको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। मैं आपको बताता हूं,
कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स लीजिए। हैप्पीनेस बॉडी होती है। गुडनेस। गुडनेस, सैडनेस, काइंडनेस, ठीक है। और सुनिए, एग्जाम्पल लीजिए। अबिलिटी, अबिलिटी मतलब योग्यता। योग्यता। आप में योग्यता नहीं है या आप में योग्यता है, तो कोई चीज है आप में, और वो चीज तो है तो नाउन तो हो गया, लेकिन कैसी चीज है, क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं, नहीं छू सकते। इसके बॉडी होती है, नहीं होती, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नॉर्मली द का यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप उस एबिलिटी को किसी, सॉरी एबिलिटी करो, उस नाउन को किसी खास सेंस में यूज करेंगे, एक पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे, हो जाएगा। दिखाते हैं, दिखाते हैं, गौर से सुनिएगा। मैन फियर डेथ, जनरल बात हो रही है, मरना, ठीक है। इंसान को मरने से डर लगता है, मैन फियर डेथ, ओके। आगे सुनिएगा। द डेथ, अब क्या बोल रहे हैं? द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर, इसको इग्नोर करिए। द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब यहां द लग गया डेथ के पहले दोस्तों। तो जब जनरल सेंस में, अच्छा सुनिए, लाइफ, ओके, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, Unpredictable. लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। जीवन में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। इसमें लाइफ Unpredictable. वर्ड जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द लगाने की जरूरत नहीं है। और सुनिएगा, लव इज मैडनेस, लव इज मैडनेस, ओके। अब दोनों लव और मैडनेस दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल द नहीं लगा। लव इज मैडनेस, प्यार पागलपन है। कोई कहेगा लव इज फ्रेंडशिप, लव इज फ्रेंडशिप, दोस्तों, प्यार दोस्ती है, ठीक है। तो आप इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में बात करते हैं, कि उसको लिमिट नहीं कर रहे किसी खास जगह पे, नहीं, इन जनरल सेंस, तो आप द नहीं लगाते दोस्तों। एग्जाम्पल सुने आप मेरे, एग्जाम्पल दोहराइए, मेरे एग्जाम्पल दोहराइए, ताकि ऐसे ही सिमिलर एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में और पैदा हो सके। पहले आप मेरे एग्जाम्पल दोहराइए जो मैंने एग्जाम्पल दिया है। Love is Love madness. is madness. लव लव इज इज Madness. Love मैडनेस, is Love is friends. लव friendship. इज Friendship. फ्रेंडशिप। Love is आगे, blind. और मैंने लाइफ के बारे में क्या कहा था? लाइफ इज Life is Unpredictable. unpredictable. राइट। Unpredictable. फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस, फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस। Priceless. Friendship is priceless. Priceless. ट्रू, फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस, राइट, ओके। True friendship तो is तो priceless. नाउन, जो इस तरह के नाउन्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिनकी बॉडी नहीं होती, तो उनके बारे में अगर बात कर रहे हो, जनरल बात कर रहे हो, तो हमें कोई आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन, ओके, द फ्रेंडशिप बिटवीन, द फ्रेंडशिप बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फ्रेंडशिप इन जनरल बात नहीं कर रहे, इन दोनों की फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। इसको लिमिट कर दिया ना दोस्त, हम फ्रेंडशिप की बात नहीं करें इन जनरल, ठीक है, इन दोनों की फ्रेंडशिप, इसलिए मैं क्या बोलूंगा? द The फ्रेंडशिप friendship between Modi बिटवीन, and Trump. बिटवीन Between मोदी एंड ट्रम्प। Modi and ओके, Trump. इज प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड, ओके, ठीक है। अब वर्ड से समझिए, यहां पर द फ्रेंडशिप मैंने कहा, आगे सुनिएगा। द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे मैंने कहा था मैन फियर डेथ, अभी मैं कहूंगा द लाइफ ऑफ, द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, और द लाइफ ऑफ ए वुमन, तो चलेगा, क्योंकि हम पर एक औरत का जीवन की बात करें, जीवन, द आइडिया ऑफ जीवन की बात नहीं करें इन जनरल, एक औरत का जीवन कैसे बोलेंगे? द लाइफ ऑफ अ वुमन, The love of a woman. द लाइफ ऑफ ए वुमन। वुमेन। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द नहीं लगाते, लेकिन जब आप उसको लिमिट करते हैं, एक पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, इसके जनरल सेंस में नहीं यूज करते, तो आप द लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज
इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सके। Inevitable. ओके, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तो मृत्यु इन जनरल बात की ना मैंने, डेथ के बारे में जनरल बात करी ना, डेथ इज इनएविटेबल। इसलिए द डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, कौन सा सही होगा? Death is Death is inevitable. Death is inevitable. इनएविटेबल मतलब जिसको Inevitable. टाला नहीं जा सकता, ठीक है। डेथ इज इनएविटेबल। स्पेलिंग जानते हैं इनएविटेबल की? No, sir. आई से स्टार्ट करिए। पी आई टी ए बी एल ई, इनएविटेबल। Life is for fun. लाइफ इज फन, लाइफ इज फॉर फन। ओके, जिंदगी मस्ती करने के लिए होती है। लाइफ इज फॉर फन, जनरल स्टेटमेंट, राइट सम्स बेटा। हैप्पीनेस, सुख खुशी के बारे में कोई बात, नॉर्मल सी बात बोलिए, कुछ भी। मनी, Family. मनी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉन्क्रीट नाउन है, फिजिकल नाउन है? Concrete noun. एब्स्ट्रैक्ट। It depends. Money is abstract noun है. Abstract. No. हाँ राइट, मनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट, ठीक है दोस्तों। मनी एक आइडिया, इसकी बॉडी नहीं होती। कोई चीज को छू के आप मनी नहीं बोलते। वो रुपीस हो सकते हैं, वो करेंसी नोट्स हो सकते हैं, Currency. ठीक है। मनी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप बोलिएगा मनी मेक्स पीपल, Happy. Liar. ओके, कुछ भी, बहुत अच्छे, आप जैसे जैसे चाहे। मनी, मनी सिंपल मैंने मनी बोली, लेकिन अगर उसको लिमिट कर दूं, इन जनरल बात ना करूं, तो द लगा सकता हूं मैं। द मनी यू रिसीव, द मनी यू रिसीव। Receive. अब यहां पर द लगा, कोई टेंशन नहीं है, एकदम सही है। वो पैसे जो आपने रिसीव किया, ऐसे भी कुछ दिन पहले मैंने आपको सिखाया था कि, पिछले क्लास में सिखाया था कि द के बाद, किसी नाउन के बाद अगर आप एक फ्रेज लगा के उसको, देखिए याद है आपको ये, द गर्ल इन ब्लू, द मैन विद द बैनर, द बॉय दैट आई मेट। तो उस तरह से आप बोल सकते हैं किसी भी नाउन को, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों ना हो, ठीक है। द लाइफ दैट आई लिव्ड, द लाइफ दैट आई लिव्ड, ओके, बात समझ में आ रही है। द मनी दैट यू रिसीव्ड, the death that you will experience, okay। तो आप इस तरह से द लगा सकते हैं किसी भी नाउन के पहले, लेकिन जब इन जनरल बात कर रहे हो आप, तो आप द का यूज नहीं करते। किस चीज के पहले द नहीं लगाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले द नहीं लगाएंगे, अगर आप इन जनरल बात कर रहे हैं तो। men fear death, okay, the death of the prime minister left his party without a leader। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ए नाउन इन द पजेसिव केस और ए पजेसिव एडजेक्टिव, ओके, गौर करिएगा यहां पर जरा, ये फ्रेज पढ़िए, द बॉयज अंकल, लड़के के अंकल, द बॉयज अंकल। अगर इस बात को दूसरे तरीके से लिखा जाए तो लिखा जाएगा द अंकल ऑफ द बॉय, द अंकल ऑफ द, यहां दो बार यूज हुआ, द अंकल ऑफ द बॉय। The boy. पजेसिव यूज करिएगा तो खाली लिखिएगा द बॉयज अंकल। मुझे ये पूछना है, अगर मैं ये रूल ना पढ़ाता तो क्या आप द बॉयज द अंकल लिखते या द बॉयज अंकल लिखते हैं? Boys uncle. तो क्या मैंने ये रूल ना पढ़ा के आपको डायरेक्ट इंग्लिश सिखाई है तो उसमें कोई नुकसान है? ये रूल को छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा सकता है? Yes. आगे देखिएगा, इट्स माई बुक, इट्स माई My. बुक। हाँ, मैंने कुछ लड़कों को देखा है ये करते हुए गलती, वो लिखते हैं इट्स माई द बुक, ठीक है, इट्स माई द बुक भी लिखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मैंने देखा है। या इट्स द माई बुक भी लिखे, मेरे क्लास में ऐसे कुछ बच्चे हैं, लेकिन मैं उन पर बिल्कुल परेशान नहीं होता उनसे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उनको थोड़ा दिन सुनने का मिलेगा मेरे मुंह से, माई बुक योर बुक, माई बुक योर बुक, और वो हर जगह वो माई योर करने लगेंगे द को ड्रॉप करके। उनको कोई रूल सिखाए जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है कि मैं ये बात बता रहा हूं आपको, लेकिन आप ही अपने आप से पूछिए। आप सुनिए इस सेंटेंस को, द बुक इज माइन, द बुक इज,
It is mine. my book. It My is. Mine. my It book. is It is my my book. book. Mine. It My is book. my book. Mine. And the book is The book is mine. mine. It is my book में द नहीं है बुक के पहले, Is लेकिन my. जब जब इसमें बोल रहे द बुक इज माइन, क्या आप ये कर सकते हैं? क्षमता है आपके अंदर, ऐसा Yes. बोल सकते हैं? Yes. Yeah, yeah. It's This my book. phone. It's my mobile phone, right? It's my mobile phone. This phone is This mine. phone is mine. Yeah, This the phone is mobile mine. phone is mine. ठीक है, मान लो This रखे the mobile phone is mine, but I don't know about the cap. The mobile phone is mine, but I don't know about the cap. दोस्त समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? The mobile phone is mine, Yeah. The but I mobile don't know phone about the is cap. But the मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे बच्चे जिनको लैंग्वेज की समझ नहीं है, ठीक है, और वो ग्रामर खाली पढ़ रहे हैं, सिर्फ ग्रामर, वो भी कैसे इस तरह से ही बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, दे आर नॉट रियली हेल्पिंग देमसेल्व्स। पहले लैंग्वेज सेंस डेवलप करें, देन दे स्टडी दीज रूल्स, दे विल मेक सेंस। कई कई बार तो ऐसा लगेगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। जैसे क्या आप लोग कहेंगे कि इस रूल की जरूरत थी आपको? क्या ये रूल आपके हेल्प किया? लेकिन रूल नंबर 2 बहुत ज्यादा यूजफुल था कि नहीं था आपके लिए? कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आई है कि हाँ हाँ अच्छा ये चीज हाँ ऐसे हो रहा है, Yes. ठीक है, ये तो हाँ ये ध्यान रखेंगे इसका, सही है। लव इज ब्लाइंड कि द लव इज ब्लाइंड? नहीं. Love is blind. Peace love is Love is is blind. happiness. क्यों? कोई बोले द लव इज ब्लाइंड क्यों नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? लव abstract noun है। Because we are using love as in general. यस, लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इन जनरल बोल रहे हैं, ठीक है। द लव ऑफ ए फादर फॉर हिज डॉटर, यहां द लगाना सही है कि लव ऑफ ऑफ ए फादर फॉर हिज डॉटर, क्या बोलना सही होगा? नहीं. The love. The The love love of of father. a father for a daughter. क्योंकि आपने लव को लिमिट किया ना, Yes, sir. ठीक है, इन जनरल नहीं रहने दिया ना, लव नहीं रहने दिया ना, लव को लिमिट किया, एक पिता का प्यार अपनी बेटी के लिए, है ना, द लव ऑफ ए फादर फॉर हिज डॉटर। For his daughter. Daughter. यस यस, ठीक है, बढ़े आगे। तो Yes, sir. आप लोग इस बेहतर कंडीशन में हैं कि आप खुद डिसाइड कर सके कि कौन सा रूल मेरे लिए यूजफुल है, कौन सा रूल उतना यूजफुल नहीं। मैं ऐसे भी इसको सही कर लूं या कर लूंगी, कर लूंगा, ऐसे भी मेरे मुंह से ये सही निकलता है, मुझे इस रूल की जरूरत नहीं है। ये बेहतर पोजीशन है, सिचुएशन है कि नहीं होने के लिए कि भाई कोई चीज बताई जा रही हो और आप कहें कि ना ना ये वाला रूल तो मुझे नहीं चाहिए, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं, मैं ऐसे भी सही जाता हूँ, सही जाती हूँ, इसमें इसमें गलतियां नहीं होती। हाँ ये वाला मेरे को काम आ रहा है, इसमें मुझे अब क्लैरिटी रहेगी बोलते समय, लिखते समय, डिसाइड करते समय कि मैं क्या करूं। क्या कहते हो दोस्तों? नहीं सर, सीखना जरूरी है। और सारे रूल सीखने जरूरी है कि कुछ रूल फालतू भी हैं? जय योगिता मैम, नहीं सर, कुछ फालतू नहीं है। कुछ फालतू नहीं जैसे है? आप, मुझे तो ऐसा नहीं लगा अभी तक। अच्छा बताइए, बताइए ये वाला रूल आप क्या बोलती? द बॉयज अंकल इज एन इंस्पेक्टर कि द बॉयज द अंकल इज एन इंस्पेक्टर? द बॉयज, कम अगेन सर। मैं आपको देता हूं ऑप्शन, आप बताएं मुझे ये रूल क्यों पढ़ना जरूरी है। अगर आपको लैंग्वेज की सेंस होगी तो क्यों आपको ये जरूरी है। हालांकि मैं आपके पास आपके सेंटेंस देने से पहले मैं थोड़ा चाहूंगा यास्मीन जी के सेंटेंस को मैं करेक्ट कर दूं। यास्मीन जी ने एक सेंटेंस लिखा है, वो जब ड्यू टू पढ़ा रहे थे उसके लिए लिखा था। मैंने बताया था कि ये चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि आपको जो नाउन यूज करना पड़ेगा ना, वो आसान नहीं होगा, वो नाउन फॉर्म ढूंढ पाना उसके लिए, ठीक है। एक क्लॉज को एक नाउन के तौर पे एक्सप्रेस कर देना थोड़ा सा मेहनत लगता है दोस्त, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूं, ही इंसल्टेड मी, अगर आपको इसको एक्सप्रेस करना है एक नाउन के तौर पे किसी सेंटेंस के लिए कि आपको चाहिए होगा, तो आप बोल सकते हैं हिज इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स मी, राइट? ऐसा बोल सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा एक नाउन है, नाउन फ्रेज, हिज इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स मी। इज वॉज बोल सकते हैं ना, हिज इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स मी वॉज, हिज इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स मी इज, आगे कुछ बढ़ा सकते हैं बात को। तो ये इज बोलने का मतलब क्या है कि ये खुद में अपने आप में एक चीज है, इसलिए बोले ये चीज इज,
इस किसके बाद बोलते हैं? समथिंग इज, ऐसे ही बोलते हैं ना दोस्तों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम्म। देखो, काशिफ लिखते हैं मुझे, 10 days had a lots of work, 10 days had lots of work। 10 दिन बहुत काम है, ऐसा लिखना चाह रहे हैं वो, ठीक है। 10 दिन बहुत काम है, वो ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहता हूं कि इन्हीं सब जगहों पे आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं और इन गलतियों को रोक सकते हैं खुद से। 10 days had a lot of work। I Who has a I lot of work? I have a lot of work, or 10 days I have a lot? have a lot of work. Um, या 10 दिन बहुत काम था, 10 ठीक है। days. तो 10 दिन बहुत Not काम, 10 days. दिन को काम था कि आपको काम था, आप बिजी थे ना। तो आप क्यों लिखते हैं ऐसे इंग्लिश? 10 days had a lot of work, क्यों लिखेंगे आप ऐसे इंग्लिश? कहाँ है आपके समझ, जो बेसिक समझ होनी चाहिए? 10 days had a lot of work बोलिए और इसका मतलब निकालिए। आप, प्रॉब्लम क्या है कि आप मान के बैठे हैं, आप सोचने से इनकार कर रहे हैं ऐसे सेंटेंस लिखने के लिए। अगर किसी ने ऐसे सेंटेंस अरेंज किया है तो वो सोचने से इनकार कर रहा है कि हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सोचेगा तो ऐसा नहीं लिख सकता। 10 days had a lot of work। हाँ, वो हिंदी में सोच रहा है 10 दिन काम था, लेकिन वो ही नहीं सोच रहा है कि 10 दिन काम था ये हिंदी है। इंग्लिश में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। काम था, I had a lot of work A lot of work for 10 days. for last 10 days, for the past 10 days. I am Last going to attend the class from tomorrow. I have lot of work. और प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो सब कैसे बोलेंगे सर? आई हैव लॉट ऑफ वर्क फॉर 10 days. हाँ, अगले 10 दिन मुझे काम रहेगा। I have a lot of work for 10 days, yes. So I can't attend the class, right? तो For upcoming 10 days. हाँ हाँ, जो आप, जो ये सारी चीजें, एक बात याद रखना, इंग्लिश में हमेशा ये सब लगा रहेगा, क्योंकि आपकी मदर टंग नहीं है। तो आप हमेशा सोचोगे ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, कोई आपके सवालों के ये जवाब धीरे धीरे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप एक सवाल का जवाब देंगे, आप दूसरा लेके आओगे, क्योंकि आप सुन रहे हो लेकिन वो पक नहीं रहा है पूरा, ठीक है। आपके पास पकाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पका नहीं है। तो बस समय दीजिए अपने आप को, एक्सपोजर के साथ अपने आप को सुनने का मौका देते रहिए, पढ़ने का मौका देते रहिए, और सोचते रहिए साथ साथ। और क्लासेस अटेंड करना मत भूलिए जो हम दे रहे हैं, काफी काम आ रही है क्लासेस। देखिए यहाँ पर, तो संयोगिता मैम कह रही है सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि सारे रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। द बॉयज अंकल में यहां लिखा है कि पजेसिव केस में अगर नाउन हो तो उसके पहले द नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे अंकल, अंकल के पहले बॉयज है ना, तो द अंकल नहीं लिखेंगे, द बॉयज द अंकल नहीं लिखेंगे, द बॉयज अंकल। लेकिन इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है, द अंकल ऑफ द बॉय। Boy. Yes. इट इज माई बुक हम बोल रहे हैं, इट इज माई द बुक नहीं बोल रहे, इट इज द माई बुक नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ द बुक इज माइन बोल रहे हैं। ये तो ये चीजें आदतवश हमारी हो जाती हैं लैंग्वेज में, इसमें कोई रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। ये ज्यादा आसान है कि आप इसकी आदत ही डाल ले सीधे, रूल्स के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्स ऑफ मील्स के पहले नहीं लगाइएगा। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ब्रंच, इनके पहले, सपर, इनके पहले द मत लगाइएगा। तो मैं डिनर कर रहा हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग द डिनर, आई एम हैविंग डिनर। I'm I am having having dinner. I I am having having dinner. 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 She has dinner. You ओके, have dinner. मैं 8 बजे डिनर करता हूं, कैसे बोलेंगे? I have dinner at I have dinner at Dinner 8. at 8 o'clock. 8 o'clock. तो क्लियर है? डिनर के Yes. पहले क्या नहीं बोलना है? द नहीं बोलना। The ब्रेकफास्ट के पहले बोलना है? डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले? ब्रेकफास्ट नहीं, कहीं नहीं बोलना। लंच के मील पहले? no नहीं, ब्रंच के no पहले? नहीं। नहीं। no. ओके, मील्स के नाम के पहले द नहीं बोलना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, Yes. और करिएगा, एक खास तरह से यूज करेंगे, हो जाएगा, देखिएगा। द वेडिंग ब्रेकफास्ट वॉज हेल्ड, द वेडिंग ब्रेकफास्ट, द, वेडिंग ब्रेकफास्ट। Wedding breakfast. यानी इसके पहले आपको उसको डेफिनेट बनाना होगा, बात समझिएगा, ठीक है, ठीक है। द डिनर, आपको ये वाला याद है, ये वाला रूल हमेशा याद रखिएगा, इसको बहुत, इसका बहुत फायदा लेने वाले हो आप। देखो, द गर्ल इन ब्लू, आपने क्या करा?
सर्टेन बना दिया ना, डेफिनेट बना दिया ना। तो डेफिनेट बना द डिनर वी हैड लास्ट ईयर टुगेदर। ठीक है, कि डिनर वी हैड लास्ट ईयर टुगेदर। The dinner. द डिनर The dinner द डिनर वी हैड we had टुगेदर लास्ट ईयर। Last year together. टुगेदर लास्ट ईयर, जो डिनर हम had लोगों ने together साथ last. was एन अनफॉरगेटेबल डिनर। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। आप वहां पर क्या लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर इस तरह से करके आप द लगा सकते हैं। तो एक इस रूल का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब किसी नाउन को डेफिनेट बना रहे हैं उसके बाद एक क्लॉज जोड़ के, एक फ्रेज जोड़ के, तो द लगा सकते हैं। उसको डेफिनेट बना दिया आपने, ठीक है, इसीलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा नाउन है, डेफिनेट बना रहे हैं आप उसको, उसके बाद एक क्लॉज जोड़ के, एक फ्रेज जोड़ के आप कर सकते हैं। ओके, बाय द वे द वेडिंग ब्रेकफास्ट वाज हेल्ड इन हर हाउस। ओके, तो नॉर्मली आप द ब्रेकफास्ट द डिनर नहीं बोलते, ठीक है। द स्कॉट्स हैव पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट। द स्कॉट्स हैव पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट। स्कॉट्स नाश्ते में क्या खाते हैं? पॉरेज खाते हैं। द स्कॉट्स बोलने का मतलब दोस्तों बताइएगा। Scottish people, people from Scotland. एग्जैक्टली चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, ही प्लेज गोल्फ। ही प्लेज गोल्फ। अब बताइए, द ही प्लेज द क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। He plays cricket. He I plays like cricket. football, I like the football। I I like like football. I like I football. like football. I एक और like दे दो football. आप। इमोट को I'm मिल जाएगा इसका। not interested in tennis, I'm not interested in the tennis। I am not I I am am not interested. not interested in tennis. आपको आदत नहीं है ना द लगाने की स्पोर्ट्स के पहले? लगाइएगा भी मत, दिमाग में ले जाइए कि जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ लगा लेते हैं, नहीं। आगे देखते हैं। बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग एज दीज नॉर्मली प्रेफर ए पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, गौर करिएगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले नॉर्मली द नहीं लगाते। क्या कहते हैं? नॉर्मली द नहीं लगाते। नहीं लगाते। जैसे Raise your आप, hand. यस, आई हैव गॉट पेन इन द हैंड, सही है, आई हैव गॉट पेन इन द हैंड। I have got pain in Got hand. pen in hand. I have नहीं 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 In नहीं, the hand, sir. नो 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 Because नो नो नो, सुन in लिया my करो, hand. लिया करो। आई हैव गॉट पेन इन माई हैंड, आई हैव गॉट In my पेन इन माई hand. हैंड। In दोस्तों my hand. इसमें पजेसिव एडजेक्टिव का यूज ज्यादा नेचुरल होता है, ठीक है। रेज योर राइट हैंड, रेज द हैंड नहीं, रेज योर राइट हैंड। रेज द राइट हैंड नहीं बोलना, रेज द राइट हैंड मत बोलिए, रेज द राइट हैंड मत बोलिए, बोलिए रेज योर राइट हैंड। Your right hand. बॉडी पार्ट्स के पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज करिए, ना कि द यूज करिए, ठीक है। ओके, और भी कपड़ों के पहले भी आप कोशिश करिए पजेसिव एडजेक्टिव यूज करने की दोस्तों। टेक ऑफ योर शूज, की टेक ऑफ द शूज। Take जूते off your Take off your Take off take off the your shoes. shoes. चलो, take off यहाँ your shoes. Take off your कितना shoes. इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है समझाता हूँ। कोई बच्चा आपके सामने बोल दे कि आप तो जूते को डेफिनेट कर रहे हो ना, जब आप अगला कह रहा है टेक ऑफ द शूज, तो आपको पता है ना कौन से जूते उतारना है, जो पहने हुए हैं, तो आप द क्यों नहीं लगाओगे? द तो लगाना चाहिए जब आप डेफिनेट कर रहे हो कोई चीज को। तो उसका जवाब सीधा होगा कि दो चीजों पे एक्सेप्शन काम करता है, एक नॉर्मल है शरीर के हिस्से, और दूसरा है क्लोथ्स जो पहनते हैं, उनके पहले द ना लगा के क्या प्रेफर किया जाता है दोस्तों? Possessive Get adjective. पजेसिव possessive यूज करते हैं, जैसे adjective. माई, योर, हिज, हर, ठीक है। जैसे कहने की जगह उसने जूते किचन के बाहर उतार दिए, he took off the shoes outside the kitchen। is there a problem with this sentence? Yes. No. out of the kitchen. he took off the shoes outside the kitchen। क्या इस Outside. सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं. No, sir. Yes, sir. Right. Yes.
Right sentence. He took off his shoes outside off the his kitchen. shoes. इस शूज बोलना चाहिए, ना कि द शूज बोलना चाहिए, क्योंकि बॉडी पार्ट्स और कपड़ों के पहले पजेसिव एडजेक्टिव ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, ना कि द। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपसे गलतियां होंगी, ध्यान रखिए, दिमाग में ले जाइए, ठीक है? बात समझ में आई? ओके सर। ओके, ऑलराइट। लेकिन कुछ जगहों पे आपके पास ये दिमाग का दही करने के लिए काफी होगा जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? कुछ जगहों पे आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, गौर करिएगा। आई पैटेड हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधे पे थपकी लगाई, ऐसे ऐसे किया, आई पैटेड हिज शोल्डर, ठीक है? आई पैटेड हिज शोल्डर, गौर कर रहे हैं? आई पैटेड हिज शोल्डर। अब जरा गौर करिएगा, आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर। डायरेक्ट आपने कह दिया आई पैटेड हिज शोल्डर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर। बात देखिएगा, पैटर्न गौर करिएगा, क्या आप लोग गौर कर पाएंगे? आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर। आगे देखिएगा, द ब्रिक हिट जॉन्स फेस, द ब्रिक हिट जॉन्स फेस। ईंट कहां लगी जाकर? जॉन के चेहरे पे लगी। द ब्रिक हिट जॉन्स फेस, John's face. द ब्रिक हिट जॉन इन द John. फेस। John's face. On his face. John's देखिए in the देखिए On देखिए face. देखिए, गौर करिए, देखिए, द ब्रिक हिट हिम, द Hit ब्रिक हिट him. जॉन इन द फेस। John in the face. पैटर्न देखिए, पैटर्न देखिए, एक सब्जेक्ट हो रहा है, एक वर्ब हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, जॉन, द चाइल्ड। पहले ऑब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद कुछ फ्रेजेस लिखिए, इन द फेस, ऑन द शोल्डर, बाय द कॉलर। पहले उसके कुछ लिखना है तब उसने verb। मेरा कॉलर पकड़ा, ही हेल्ड माई कॉलर, ही हेल्ड माई कॉलर। गाइस गौर करिएगा, हेल्ड माई कॉलर, ठीक है? ही हेल्ड माई कॉलर, उसने मेरा कॉलर पकड़ा। He held me He अब held दूसरे, me by the यस collar. ही हेल्ड मी, ही हेल्ड by मी the collar. बाय द कॉलर, ही हेल्ड मी बाय द कॉलर। मैं बस इतना बताना चाहता हूं आप सब लोग कि जब आप अपने लैंग्वेज की क्लास एक सर्टेन लेवल पे ले जाते हैं, जो मैं पढ़ाता हूं आपको, एलिमेंट्री प्री इंटरमीडिएट की क्लासेस, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तरीके से, हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद जो कोई चीज आपको बताई जाएगी उसको एक्सेप्ट करने में आपको बहुत सुविधा होगी, बहुत आसानी होगी, उसका एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लड़के रूल्स मुंह बंद करके सुन लेते हैं, उतार लेते हैं नोट्स, उसके बाद घर जाने के बाद जब वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कपड़े लत्ते हो जाते हैं, एक सही नहीं हो पाता, कुछ सही नहीं हो पाता। वो क्यों? कि उन्होंने रूल्स तो बड़े बड़े सुन लिए, मुश्किल मुश्किल वाले हिंदी में सुन लिए, मैं जैसे हिंदी में कैसे बोल रहा हूँ, उन्होंने हिंदी में सुन लिया। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब उसको अप्लाई करना होता है तो इंग्लिश वर्ड्स के साथ काम करना पड़ता है ना अचानक से। अब वो इंग्लिश वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हुए ही नहीं थे कभी। इसीलिए जो क्लास आप कर रहे हो सारे लोग, लैंग्वेज क्लास, उसका वैल्यू समझो कि वो क्लास आपको इस लायक बनाता है कि आप आज इस क्लास में बैठ करके इन बातों को समझ सकें और प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें इन बातों को अपने बोलने और लिखने में। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि पहले हम लोग रूल्स सीख लें इतने सारे, ठीक है, और कुछ भी ना जाने लैंग्वेज के मामले में। तो पहले लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारे क्लास में शाजिया बैठी होंगी, यू नो, शाजिया आप हैं, कहकशा है, ठीक है, कहकशा भी हैं, आयशा भी हैं। तो ये लोग को कई रूल्स अप्लाई करने में बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज की समझ एक सर्टेन लिमिट पे है। अभी उनको काफी काम करना है, मेरे लैंग्वेज क्लास में बहुत काम करना है उनको मेरे साथ बैठ करके। तो लैंग्वेज क्लास की एक्टिविटीज पे पूरा जोर डालिए, जैसे ऋषिकेश लगाते हैं, पूरा फोकस लगाते हैं दोस्तों, आप लोग फायदे में रहिएगा। वहां मैं इंग्लिश में बोलता हूं, मुझे पता है बहुत मुश्किल होती होगी आप में से कई लोगों को, लेकिन आपका काम है गौर से सुनना, अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर देना क्लास में मेरे तरफ,
कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पूरा फोकस कर देना। और अगर आप अपने आसपास की आवाजों को, अपने घर पे भाई बहन, चाचा चाची, मम्मी पापा, उनकी बातचीत के साथ मुझे सुनिएगा, ठीक है। अपने माइक को आपने म्यूट कर दिया है, मुझे तो पता नहीं चल रहा आपकी तरफ क्या आवाज हो रही है, लेकिन वहां सब लोग बातें कर रहे हैं, आप उनको भी देख रहे हो, उनकी भी बातें सुन रहे हो और साथ में मेरी बातें सुन रहे हैं। आप कुछ फायदा ज्यादा नहीं ले पाएंगे मेरी बातचीत का। अपने आप को रूम में बंद करके पूरी तरह से फोकस करके सुनिएगा मेरे लैंग्वेज क्लास में, जब मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो, ठीक है। तभी उसका फायदा मिलेगा आपको। और यहाँ जो लोग भी बैठे हैं वैसे, ठीक है, जो इस क्लास का फायदा ले पा रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने ये करा है पहले। तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, पहले लैंग्वेज सीखिए, मेहनत करिए, लैंग्वेज के अपने ऊपर ले जाइए, सेंटेंस फॉर्मेशन की क्षमता बढ़ाइए अपनी, उसके बाद इन रूल्स को सीखिए। अच्छा ठीक है, गौर से देखिएगा दोस्तों, गौर करिएगा। ये बहुत ही, मैंने कहा था कि दिमाग का दही करने के लिए काफी है रूल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि द का यूज नॉर्मली नहीं करना है। किसके पहले? बॉडी पार्ट्स के पहले। लेकिन आप गौर करिए कि ये फ्रेजेस खास तरह के, बाय द कॉलर, ऑन द शोल्डर, इन द फेस, और देखिएगा ऑन द हेड, इन द हैंड, यानी एक प्रीपोजिशन है, फिर द है, फिर बॉडी पार्ट है। गौर कर रहे हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उसके पहले क्या है? द चाइल्ड, जॉन, हिम। उसके पीछे देखिए वर्ब है, नाउन है। ठीक है। मैंने लड़की को, अच्छा सुनिएगा, मैंने लड़की के गाल पे एक तमाचा लगाया। आई स्लैप द गर्ल्स फेस, आई स्लैप द गर्ल्स फेस, द गर्ल, अब मैंने फेस के पहले द नहीं लगाया है, आई स्लैप्ड द हर गर्ल फेस, फेस। द गर्ल की जगह हर बोल देता हूं, ठीक है। अब आप रिलैक्स रहिए, आई स्लैप्ड हर फेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं चाहूं तो द के साथ बोल सकता हूं, आई स्लैप्ड हर आई स्लैप On the ऑन द ऑन द face. फेस, ऑन हर चीक्स, आई स्लैप्ड हर ऑन हर ऑन द चीक, फेस। ठीक है, ऑन द चीक्स, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ऑन द चीक्स, आई स्लैप्ड हर ऑन द चीक्स, ओके। गौर करिएगा, इन द फेस, ऑन द शोल्डर, ये एक खास तरह का फ्रेज बना रहे हैं। तो कई बार इस तरह के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। अगर यहां पर कोई लिख दे आई पैटेड द शोल्डर, आई पैटेड द शोल्डर, तो गलत है। आई पैटेड हिज शोल्डर, आई पैटेड माई शोल्डर, ठीक है। जिसके भी शोल्डर को आपने पैट किया आप वहां पर रख दीजिए। नहीं तो आप आदमी को ले आइए, आई पैटेड हिम, हिज शोल्डर की जगह बोलिए आई पैटेड हिम, उसके बाद On बोल दीजिए his, ऑन द शोल्डर। on the shoulder. मैंने उसको मुंह पे मारा एक घूसा, आई पंच्ड हिज फेस, आई पंच्ड punched his Punched फेस। face. his face. अब आपको बोलना है द फेस, कैसे बोलेंगे? I I gave him I a punched punch punched him on the on punch the face. him face. on the face. ये आई पंच्ड हिम, आई पंच्ड On हिम, the face. अंडरस्टैंड? I punched him on the face. I या punched ऑन him द on the face. फेस, इन द फेस, ठीक है। आप उस बारे में बाद में कर लेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली कि आई पंच्ड हिम बोलना है, आई पंच्ड हिम, उसके बाद बोलना Punched. है, ओके। Punched. आई मुक्का मारा। पंच्ड हिम इन द फेस, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या ये आइडिया समझ में आया? बताइए कि ये बात अपने आप से कितना आसानी से गौर कर सकता है कोई। मैं लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ इंग्लिश बोल के, तो ये बात खुद से गौर करने में काफी समय लग जाएगा कि कभी कभी ऐसे हो रहा है और कभी कभी ऐसे हो रहा है। अगर किसी ने हल्की सी मदद दे दी तो अब आप उस चीज को ज्यादा जल्दी गौर कर सकेंगे, हाँ कि ना? Yeah. Yes. उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, He held my hand. होल्ड का पास्ट टेंस हेल्ड, अश्वी। He Held. grabbed Yes. my He ही hand. held ग्रैब my माई hand. हैंड, जिस तरह से मैंने बोला पकड़ लिया, Held ठीक my है, तो hand. ग्रैब अच्छा लगा सुनने में ज्यादा सिचुएशन के हिसाब से। बाकी आप होल्ड में गलत नहीं थे, लेकिन ग्रैब बेहतर एक्सप्रेस करता है उस आइडिया को जो मैंने कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मतलब मैं जा रही थी या जा रहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, राइट। ही ग्रैब माई हैंड, ठीक है। Or he grabbed me by the hand. एग्जैक्टली पंखुड़ी, ही ग्रैब मी बाय By द the हैंड। The hand. दोस्तों, ही ग्रैब्ड मी, By the hand. एनी प्रॉब्लम्स? no. दोनों ही सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं? ही ग्रैब्ड माई हैंड, ही ग्रैब्ड मी
By the hand. By the By hand. Yeah. He grabbed the girl's hand. He grabbed the girl's hand. अब बोलो, दूसरे तरह से बोलो. He grabbed the girl's hand. He grabbed the he girls by the grabbed hand. by the hand. He By the grabbed the hand. He girls grabbed the by girl by the by hand. By the the hand. hand. Okay. By the hand. By the hand. यहाँ पर हर On the बोलिए. place of the, if we say by her hand, यही तो so मैं बोलने वाला हूँ, यही it तो मैं would बोलने be. वाला हूँ. ठीक है. कोलोकियली तो लोग समझ ही जाएंगे आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना खांटी ग्रामर. अगर आपको ग्रामर आपका टेस्ट किया जा रहा है तो हाँ हर हटा के क्या लिखना पड़ेगा. The. By the By hand. the hand. ठीक है, लेकिन कोलोकियली तो लोग समझ ही जाएंगे. शी ग्रैब मी बाय माई हैंड. ठीक है, शी ग्रैब मी बाय माई हैंड. ओके, लेकिन आप ऐसा बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि ग्रामेटिकली रॉन्ग है और हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे क्लास में बैठ के, इसलिए हमें सीखना होगा. शी ग्रैब मी बाय द हैंड. गॉट इट. नेक्स्ट. इसी को पैसिव भी बोला जा सकता है, गौर करिएगा पैसिव में कैसे बोल रहे हैं. ही वॉज हिट ऑन द हेड. इट मीन समथिंग हिट हिम ऑन द हेड. समथिंग hit him, somebody hit him on the head. He was hit on the head. He was hit. He was hit on the On head. the On the head. ये पैसिव वॉइस में थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा करेगा. ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ही वॉज हिट ऑन हिज हेड, ही वॉज हिट ऑन द हेड. ओके, क्योंकि आपने तो पढ़ा है बॉडी के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करना है. तो ध्यान दीजिएगा, ही वॉज हिट ऑन द हेड मीन्स समथिंग हिट हिम ऑन द On हेड. the On the head. head. ये फ्रेज देखिएगा. He was cut. cut in In the the hand. hand. It's something cut him in the hand. Something In the cut his hand. Something cut his hand. Something or somebody cut his hand. He was cut in the hand. समझ में आ रहा है. ये इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट. आप लोग देख लो, आप लोग को लगा इंपॉर्टेंट कि कहीं पर योर हिज माई बोलना पड़ता है और कहीं पर द बोलना पड़ता है. ओके. नोट दैट इन सम यूरोपियन लैंग्वेज द डेफिनेट आर्टिकल इज. अच्छा छोड़िए उस बात को इस बात पे ध्यान दीजिए कि जैसे जब भी हम लोग किसी काउंटेबल नाउन के बारे में जनरल बात करना चाहते हैं दोस्तों, जनरल बातें करना चाहते हैं जिसमें कोई स्पेशल बातें, बस जनरल बातें, कोई भी नाउन के बारे में जनरल बातें करना चाहते हैं तो उसमें द नहीं लगाते. देखिएगा, विमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज. विमेन मतलब जनरल, ऑल विमेन. ठीक है, विमेन सिंपली औरतें. ये नहीं कि इस क्लास की औरतें, इस जगह की औरतें, या वो औरतें जो मेरे साथ काम करती हैं. मैंने ऐसे लिमिट नहीं किया उनको, बस जनरल. ओके, देखिएगा कोई द की जरूरत नहीं पड़ेगी. विमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज. बेबीज इन जनरल, बेबीज नॉट these babies or those babies, babies in this place, babies in those places, now babies in general. तो women in general, babies in general. Women are expected to like babies. तो जब जनरल स्टेटमेंट देना है किसी नाउन के बारे में तो हमें द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. इस बात का ख्याल रखेंगे. और इसका मैं एक्सरसाइज देता हूं एलिमेंट्री कोर्स में, अगर आपको याद है यूनिट 8. ठीक है, जो कि कुछ लोग अभी नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग पढ़ चुके हैं. यूनिट 8 में सेंटेंस आते हैं जैसे एग्स आर फुल ऑफ प्रोटीन. ओके, एग्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, तो एग्स मतलब एग्स इन जनरल. Yes. ऑलराइट. Hmm. Yeah, Eggs yeah. come from chicken. सभी egg Eggs में come from protein. chicken. Eggs in general, eggs come from chicken. The women I work with are nice. Yes, Shams. हाँ बेटा सही है. The women I work with are nice. सही है. चाची कहाँ है बेटा आपकी, उनकी तबीयत ठीक है? Yes, शाम. sir. Yes, ओ, sir. She's fine. कब डॉक्टर के पास कब जाएंगे वो, जनवरी में? Yes, sir. अच्छा, 7 जनवरी शायद बताया था उन्होंने. Yes, sir. I don't remember, sir. नो प्रॉब्लम्स. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू. विमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज. आगे देखिएगा, बिग होटल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेरी मच द सेम. बिग होटल्स इन जनरल, बिग होटल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेरी मच द सेम. एक जैसे होते हैं, बड़े होटल्स एक जैसे होते हैं.
तो जब भी आप नॉर्मल बात करना चाहते हैं, जनरल बात करना चाहते हैं किसी के बारे में, द लगाने की जरूरत है ही नहीं। आप कोई भी रूल ले लीजिए, जैसे बात औरतों के बारे में बोलना चाहते हैं, औरतें इमोशनल होती हैं, आप सीधे बोल दीजिए ना, क्या? women are emotional. Women are emotional. Well, immature. ठीक है। तो अगर आपको बोलना है औरतें मैनिपुलेटिव होती हैं, तो कैसे बोलेंगे? Women Women are are Women are manipulated. बस जनरल। लेकिन याद रखिए, अगर आपको कहना है मेरे परिवार में जो औरतें हैं उनके बारे में आप बात करें, तो आप बोल सकते हैं द वुमेन, All द वुमेन इन माय my फैमिली, राइट, द वुमेन इन माय, family. In my family. the women who work with us, the women who work with me, the women in my office। अब आप लिमिट कर रहे हैं ना women को, इन जनरल नहीं Yeah. कर रहे ना। क्या एक पैटर्न है, बार बार हर जगह एक ही जैसी बात बोल रहा हूं लगातार? गौर करो तो। लिमिट कर देना तो द लगाना है, लिमिट नहीं करना है, जनरल बात करना है, द नहीं लगाना है। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, बेसिक आइडिया? Yeah. Yes, sir. टमाटोज आर रेड, टमाटोज आर red. Red. कुछ कल 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 ही कुछ लोगों ने ये लाइन पढ़ी होगी मुझसे, टमाटोज आर रेड। कोई द लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है ना। टमाटर लाल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? टमाटर लाल होते हैं कि टमाटर लाल होता है? टमाटर लाल होते हैं। टमाटो लाल होता है। टमाटर, राइट। लेकिन आपने इंग्लिश में टमाटर नहीं बोला, टमाटोज बोला है ना, क्योंकि वो काउंटेबल है। टमाटोज आर रेड। तो मैं जो कोर्स आपको करा रहा हूँ, एलिमेंट्री और प्री इंटरमीडिएट कोर्स, ठीक है, गौर करिए, उसमें ये कई चीजें जो आप अभी पढ़ रहे हैं, उसका एक प्रैक्टिकल सेंस डेवलप कराएगा आपके अंदर, एक प्रैक्टिकल सेंस डेवलप कराएगा, जिसकी वजह से बाद में जब आप ये सब चीजें सुनेंगे पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग को इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगी। देखिए, if we put the before women in the first example, it would mean that we are referring to a particular group of women। जैसे मैंने बताया, the women who work in my office, the women I know, the women I love, the women in my family। सब जगह द लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना, किसी भी नाउन के बाद एक फ्रेज डाल के उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको लिमिट करने का मतलब है उसके पहले द लगाना जरूरी हो जाएगा। क्या आपको याद है ये? लिमिट करना द है। गर्ल इन ब्लू, याद वापस आइए फिर से, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, So, इसको but we हाईलाइट कर। also studied like in the last class that the whales are the largest animal. वो एक अलग है, वो सिर्फ एकेडमिक में रखना है पंखुड़ी, कि द प्लस सिंगुलर नाउन रख करके आप पूरे क्लास के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द वुल्फ मतलब भेड़िया लोग जो होते हैं, ठीक है, भेड़िया लोग के बारे में। द लायन मतलब शेरों के बारे में बात हो रही है, ये एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में ऐसे करके हम पूरे क्लास के बारे में बात कर सकते हैं। उसको इसके खिलाफ पिच नहीं करना है ना, वो सही है, अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है उसका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, कई लोग उलझ के रह जाते हैं। सही है शम्स, द गर्ल आई सॉ वाज इन ब्लू ड्रेस। सही है शम्स बेटा। देखो शम्स, जब आप लैंग्वेज का आपके पास थोड़ा सा ज्ञान रहता है, तो कैसे आप चीजों को आसानी से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं रिजल्ट। आप स्टूडेंट्स किसी भी क्लास, ग्रामर क्लास में जाएंगे तो वहां जाकर के रॉक कर देंगे, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग अलग अलग ग्रामर क्लास में जाकर देखें, पढ़ें और देखें कि कैसे वहां बैठे लोग आपको कहेंगे तुम्हारे मुंह से इतना आसानी से कैसे एग्जाम्पल निकल आता है, हम भी तो कर रहे हैं कोर्स, हमसे नहीं हो रहा। तो बोलना कि तुम्हारे इस कोर्स के पहले वो चीज नहीं मिली तुम्हें, जो फाउंडेशन थी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी समझ के लिए, ठीक है। जैसे अभी शम्स लगातार एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं दोस्तों। शम्स बेटा, आप अपने सारे एग्जाम्पल्स गौर ये कॉपी कर लेना और उसको अपने ग्रुप में पोस्ट कर देना, जो आपने डाले यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ये बात पे सबसे ज्यादा ध्यान दे, नंबर 3 को ना हाईलाइट कर दे, इस रूल को सबसे ज्यादा अपने दिमाग में जगह दे। द बॉय दैट आई मेट, कभी भी किसी नाउन के बाद एक फ्रेज डाल करके या क्लॉज डाल करके आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, आप उसको डेफिनिट बना देते हैं। रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, मेरे बोलने का मतलब है आप उसको डेफिनिट बना देते हैं। तो डेफिनिट बनाए हैं, डेफिनिट आर्टिकल चाहिए होगा। तो इसीलिए द वुमेन यू नो दैट वर्क इन माई ऑफिस, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम्स। आगे आइए। अब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
नेचर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रकृति, जिसको हम जानते हैं, जिससे कुछ लोग उसको मानते हैं कि भाई जन्म दी है हम लोगों को प्रकृति, है ना। तो वो नेचर के पहले द नहीं लगाना है। लेकिन वही नेचर इंसान के नेचर के बारे में बात करेगी, इंसानों के नेचर, ठीक है, तो वहां पे आप द लगा लेंगे। जैसे इफ यू इंटरफियर विद नेचर यू विल सफर। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति के माँ बाप भाई आपको मार मिलके मारेंगे, ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। ओके, ठीक है। इफ यू इंटरफियर विद नेचर यू विल सफर फॉर इट। ओके, लेकिन द नेचर ऑफ मैन, द नेचर ऑफ मैन, मर्दों की प्रकृति, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि वहां हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए वहां पर द बोलेंगे। लेकिन नॉर्मली नेचर मतलब जब प्रकृति होती है तो द नहीं बोलते। ओके बेटा, द नेचर ऑफ बैड मैन आर नॉट गुड, आर किसके लिए लगाया? व्हाट इज नॉट गुड? नेचर इज नॉट गुड और बैड मैन आर नॉट गुड, व्हाट डू यू वांट टू से? आपका पॉइंट नेचर है ना शम्स, तो आपने Yes, आर क्यों लगाया बेटा? द नेचर ऑफ बैड मैन इज नॉट गुड ना। yes, sir. Yes, हाँ, ध्यान देना, वहां आर नहीं चाहिए था बेटा। yes. चलिए, अभी जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ें कि ओमिशन चाहिए, द नहीं यूज करना है होम के पहले, चर्च के पहले, हॉस्पिटल के पहले, प्रिजन के पहले, स्कूल के पहले, ठीक है, वर्क, सी और टाउन के पहले। गौर करिएगा, इन सारे वर्ड्स के पहले हमें द नहीं लगाना है। और ये ब्रिटिश इंग्लिश का ग्रामर है गाइस, ठीक है, इस पे ध्यान देना। क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में इसमें कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो हम लोग ब्रिटिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हमें इन चीजों के पहले द नहीं लगाना चाहिए। जैसे गौर करिए, ही इज एट होम, ही इज एट द होम नहीं बोलना है, इज। He is at home. जबकि हमें पता है कि कौन से घर में, फिर भी क्या कुछ लोग कहेंगे डेफिनेट घर है ना, इस तरह से ही। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है, अब इंसान में प्रॉब्लम है। इंसान लॉजिक करता है कि भाई आपने बोला है कि डेफिनेट होगा तो द लगाना है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इसके पहले नहीं लगाना है। हाँ लगाना है, सब जगह लगाना है, यहाँ नहीं करना है, याद रखो, इसके लिए एक्स्ट्रा रूल चाहिए। तो आर्टिकल्स बड़े ही रैंडम हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। वो आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी तरीके से यूज होते हैं बहुत, देखा जाए तो बहुत मेहनत करके ये रूल्स बनाए गए हैं, पैटर्न ढूंढे गए हैं। ऐसा नहीं कि पहले रूल्स बनाए गए तब आर्टिकल्स यूज होने शुरू हुए, ऐसा नहीं दोस्तों। आर्टिकल्स यूज होते हैं इंग्लिश में। कुछ लोगों ने कहा कि लर्नर्स को, फॉरेन लर्नर्स को मुश्किल होती है, इनको ऑब्जर्व करा जाए और कुछ बातें बता दी जाए जिससे उनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ही इज एट होम बोलना है। क्या आप सब लोग नहीं जानते ही इज एट होम बोलना? जानते हैं, Yes. लेकिन मैं चाहूंगा आपको इस बारे में गौर करना कि एक एक्सेप्शन केस क्यों है। क्योंकि जब भी कोई डेफिनेट चीज की बात होती है तो द लगना चाहिए। तो जब हम कहते हैं वो घर पे, तो हमें पता है कौन से घर पे, अपने घर पे, फिर भी हम द नहीं लगा रहे क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है, हाँ या ना। आगे देखिएगा। अच्छा, ही वेंट होम, बता चुका हूं मैं कि होम एक एडवर्ब होता है। जब हम कहते हैं ही वेंट होम, ही केम होम, राइट, या आई एम होम। कुछ दिन पहले संयोगिता मैम कितना मेहनत की है हम लोग आई एम होम वाले सेंटेंस पे। Yes, sir. Yes, sir. वो होम एडवर्ब होता है, वो होम क्या होता है? Adverb. राइट, आगे देखिएगा। ही वेंट होम, आई अराइव्ड होम, ये सारे, ये दोनों होम क्या है? नाउन नहीं है दोस्तों, ये दोनों होम क्या है? Adverb. एडवर्ब है। अच्छा, और देखिए, जब आपको होम के पहले कोई एडजेक्टिव लगा देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल नाउन के तौर पे ट्रीट होगा। दे वेंट टू देयर न्यू होम, दे वेंट टू देयर न्यू होम। जब होम होम वर्ड के पहले आप एक एडजेक्टिव यूज कर देंगे, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने वाला कोई वर्ड यूज कर देंगे, तो उसको सिर्फ नॉर्मल नाउन के तौर पे यूज करेंगे। जैसे दे वेंट टू पटना, दे वेंट टू दिल्ली, ओके, दे वेंट टू द सिनेमा, दे वेंट टू देयर न्यू होम। आगे देखिएगा, वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम, किसके होम? द ब्राइड्स Right, होम। some. हाँ, तो यहां पर द लगा देंगे, वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम, हम घर पहुंच गए। बोलते हैं हम घर पहुंच गए, तो हम घर पहुंच गए मतलब किसके घर पहुंच गए नॉर्मली? अपना घर। हाँ, अपने। Yeah, अपना घर। इसीलिए आई अराइव्ड होम, वी अराइव्ड होम, सब सही है अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन जब होम के पहले कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड लगा देंगे, उसको डिस्क्राइब करने वाला, तो फिर उसको नॉर्मल तरीके से यूज करना है हमको। वी अराइव्ड एट ब्राइड्स होम, क्या है पॉइंट मेरा? मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों?
ये होम क्या है? नाउन है। और ये होम क्या है? एडवर्ब है। तो बोलेगा पागल हो गए हो, कैसे हो सकता है कि ये होम एडवर्ब ये होम नाउन है? दोनों में तो वेंट है, देखो वेंट होम, यहाँ भी वेंट है, तो फिर ये नाउन कैसे, ये एडवर्ब कैसे? ये वेंट के बाद डायरेक्टली लिखा हुआ, हाँ के ना? यस सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देयर न्यू होम, इसीलिए ये क्या है दोस्तों? नाउन है। आई अराइव्ड होम एडवर्ब है। वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम। गौर करिए, दोनों सेंटेंसेस पे कंपेयर करिए प्लीज। द ब्राइड्स होम, ये द ब्राइड्स हाउस, होम इस तरह से किसी अगर का आप दूसरे का लिखेंगे घर। तो होम यहाँ पर नाउन है। हम्म, किसी मैं का घर। हटा देता, आई वर्क इन शाहरुख खान होम। ओके, ठीक है, आई वर्क इन शाहरुख खान होम। ओके, नेक्स्ट, आगे देखें यहाँ पर। गाइस, अब ये जो बी सेक्शन है ना, ये सारे रूल्स मैं ना अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा चीजें नहीं बता सकता एक साथ। ठीक है, दिस क्लास हैज ऑलरेडी बीन 90 मिनट्स लॉन्ग। ठीक है, 90 मिनट चला है ये क्लास ऑलरेडी। और कितनी जल्दी 90 मिनट बीत गया पता भी नहीं चला है दोस्तों। मैंने 5:05, 6 मिनट, 6 मिनट में शुरू किया है और 6:37 हो गए। लगातार बातचीत हो रही थी, लगातार चीजें समझ रहे हैं हम। ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे आपके लिए, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं समझने के लिए। और अगर आप लोग देखिएगा इसको यूट्यूब पे, तो एक गलती आप लोग कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आप लोग कम वीडियो को लाइक नहीं करते, उससे क्या होता है ना, यूट्यूब उल्टा मैसेज ले लेता है कि ये वीडियो इरेलीवेंट है। ठीक है, बीच में मेरे वीडियोस के अच्छे इंप्रेशंस क्रिएट कर रहा था यूट्यूब, मतलब अच्छे खासे इंप्रेशंस क्रिएट कर रहा था। अभी उसने कम कर दिए क्रिएट करना, इंप्रेशंस काफी कम कर दिए हैं, मतलब 1/10 क्रिएट कर रहा है। तो उसकी एक बड़ी वजह है कि आप लोग उसको देखते तो उसको लाइक नहीं करते और उस पर कोई कमेंट नहीं करते। तो कुछ देख करके कुछ कमेंट कर दीजिए, हार्ट वगैरह डाल दीजिए, कुछ नहीं, मीनिंगलेस ही सही, बस डाल दीजिए। उससे क्या होता है ना कि उसके ज्यादा इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, वीडियोस के। तो सर So हम now लाइक भी you करते हैं sound और like कमेंट a भी करते हैं content सर। creator. बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सारे लोग इस बात पे ध्यान दें पर्टिकुलरली कि आप जब भी वीडियो मैं तो देखेंगे। जरूर करती हूँ सर। हाँ, थैंक यू यास्मीन मैम। सारे लोग देखते के साथ उसको लाइक कर देंगे और एक हार्ट डाल देना कमेंट में, मेहनत नहीं करना बहुत ज्यादा, एक हार्ट डालना है। कोई बात बतानी हो तो अपने तरफ से बताइए वहां पे कमेंट में, दैट्स ओके, टोटली यूर फ्री। लेकिन बेमतलब की चीज लिखने के लिए खाली एक हार्ट डाल दिए, ठीक है, वहां पे हो गया एक कमेंट, उसको यूट्यूब कमेंट गिरेगा और पॉजिटिव कमेंट है तो बढ़िया चीज है, हार्ट है तो। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था, ये जरूर कर दीजिएगा आप लोग देखते के साथ वीडियो। और दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, अगर कुछ परेशानी हो तो वी विल मीट अगेन। और मैं बार बार, संडे क्लास में मुझे कोई परेशानी होती है। वेंसडे क्लास में क्या होता है कि लगातार 3 क्लासेस चलते हैं हर दिन, तो वेंसडे को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो 9 बजे शुरू करें। लेकिन देखते हैं, करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी चर्च वगैरह वाले वर्ड्स पे ना स्पेशल रूल्स बनते हैं, स्पेशल रूल्स बनते हैं, इसलिए क्लास अगला जरूर अटेंड करिएगा ताकि आप वहां पर गलतियां ना करें। ओके, आई सी यू गाइस, बाय। Bye, ओके sir. Hi, sir. Bye, Good sir. night, sir. See you. बाय, गुड नाइट, सी यू।